आज हम उस शासक की बात कर रहे हैं जो भारत का अंतिम बड़ा हिंदू साम्राज्य माना जाता है, जिसका साम्राज्य इतना बड़ा था जितना बाद में या कालांतर में किसी भी हिंदू राजा का नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं आज भारत के उस महान शासक हर्षवर्धन की, जिसके पास चतुरंगिणी सेना थी, जिसने पूरे उत्तर भारत को सजो कर रखा, मिला कर रखा। उसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक, अगर हम दक्षिण में देखें, उत्तर में देख रहे हैं तो हिमालय, ठीक, और अगर पूर्व में देख रहे हैं तो कामरूप तक। कामरूप का अर्थ है आज का असम, ठीक। तो उसका साम्राज्य इतना बड़ा था। और अब जो राजधानी है वो कौन हो चुकी है? कन्नौज हो चुकी है, जो कभी गुप्तों तक पाटलिपुत्र, या मैं कहूं कि पाटलिपुत्र से अब कहां चेंज हो गई, कन्नौज। और कन्नौज अब शक्ति का क्या बन गया? केंद्र बन गया। तो मैं अवतार सिंह राणा आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की। तो हर्ष के से पहले हम बात कर लें कि जो हर्ष है वो कौन से वंश का है? तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का है। अच्छा, जो हर्ष के पूर्वज है, जैसे मैं कहूँ कि इसके संस्थापक कौन है? पुष्यभूति ही माने गए हैं, जो कभी गुप्तों के कह रहे थे, सामंत रहे थे। अच्छा, सामंत, तो सामंतवाद का एक फिर क्वेश्चन आता है कि सामंतवाद का उदय किस समय हुआ? तो सामंतवाद हम देख रहे हैं कि मौर्य काल में नहीं हुआ करता था। सामंतवाद का जो उल्लेख है, या मैं कहूँ कि जो प्रचलन है, वो गुप्त काल में अधिक हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सामंतवाद या भूदान का पहला उल्लेख गुप्तों से भी पहले मिल जाएगा, जो मिल रहा है हमें सातवाहन वंश में। कौन से वंश में? सातवाहन, आंध्र सातवाहन। अच्छा, आंध्र सातवाहन वंश किस समय का है? तो हम देख रहे हैं कि जैसे 16 महाजनपदों का जब उदय होता है, तो 16 महाजनपदों का जब उदय होता है, तो उसमें सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली साबित होता है, वो कौन साबित होता है? मगध साबित होता है। अच्छा, मगध में फिर एक एक करके वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश आ गया, नाग वंश आ गया, नंद वंश आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आता है मौर्य वंश, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली वंश था। मौर्य के बाद फिर वंश आते हैं दो तरह के, एक आते हैं हिंदू, मतलब हिंदू को यहाँ के लोकल, और एक आते हैं आपके बाहरी, जैसे इंडो ग्रीक हो गया, हिंदू यवन, कुषाण, शक। और भारत में आते हैं सुंग हो गया, ठीक, आपका आंध्र सातवाहन हो गया। तो ये सब वंश आते हैं। तो ये सब मौर्योत्तर काल के कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? मौर्योत्तर काल के। तो इन सब के ऊपर वीडियो बनानी है। तो मौर्योत्तर काल में, ये मौर्योत्तर काल किससे पहले आएगा? ये आएगा गुप्त से पहले, ठीक। अच्छा, फिर गुप्त के बाद आएगा गुप्तोत्तर काल, जिसकी बात हम कर रहे हैं हर्षवर्धन को लेकर, ठीक। क्योंकि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो गुप्तों के बाद आएगा, जबकि हम बात कर रहे हैं कि आंध्र सातवाहन है, ये गुप्तों से पहले है लेकिन मौर्यों के बाद है। तो हम देख रहे हैं कि भूदान का जो पहला उल्लेख है वो नागानिका के नाना घाट के अभिलेख में हमें मिलता है, जो आंध्र सातवाहन के समय हुआ है। अच्छा, नागानिका की एक बात बता दें हम कि नागानिका पहली शासिका, महिला शासिका मानी जाती है इतिहासकारों के हिसाब से, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमने सुना है कि रजिया सुल्तान, या किताबों में लिखा है कि रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका। तो रजिया की जो बात है वो तो मध्यकाल की बात है। ये हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की, जिसमें नागानिका को पहली महिला शासिका का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो सातकर्णी प्रथम की धर्मपत्नी है, ठीक है। तो चलिए, मैं कह रहा हूँ कि जो आपका जो वर्धन वंश है, जो उसके जो पूर्व जो कभी गुप्तों के सामंत रहे थे, और सामंतवाद का पहला जो विवरण है वो हमें मिलता है नागानिका के नाना घाट के अभिलेख में। और सामंत काल का जो हमें प्रचार प्रसार अच्छा खासा देखने को मिलता है, वो हमें कहाँ मिलता है? गुप्त काल में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि जैसे पुष्यभूति ने इस वंश की क्या करी? स्थापना करी। बाद में दो शासक और हुए, फिर हुए प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन पिता हैं किसके? हर्ष के और राज्यवर्धन के। तो हर्ष के जो भाई हैं वो राज्यवर्धन, और उसकी जो बहन है वो कौन है? राजश्री। अच्छा, राजश्री का जो विवाह हुआ है वो ग्रहवर्मन से हुआ है, जो कहाँ के हैं? कन्नौज के मौखरी वंश के शासक हैं। देखिए, अभी याद रखिए कि ये इनके बहनों ही हैं। कौन? ग्रहवर्मन। जबकि अभी इनकी राजधानी कौन है? कन्नौज है। इसके आगे क्या होता है? अब फिर एक है बंगाल के गौड़ वंश, शशांक। अच्छा, शशांक थोड़ा सा अलग से देख लेंगे हम। जैसे शशांक ही वह व्यक्ति है जिसने क्या करा था, जिसने बोध गया कि बोधि वृक्ष को कटवा कर नदी में फिगवा दिया था। तो ये शशांक गौड़ वंश बंगाल का है। ये सब गुप्तोत्तर काल वाले हैं।
तो बंगाल का जो गौड़ वंश है उसका शासक कौन है? शशांक है। उसने क्या करा, ग्रहवर्मन की भी हत्या करवा दी। साथ में हम देख रहे हैं कि उसने राज्यवर्धन की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो राज्यवर्धन की जो हत्या कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है बंगाल का गौड़ वंश का शासक शशांक। अच्छा ठीक, जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ग्रहवर्मन की भी मृत्यु हो जाती है और राजश्री को बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। अब शासक कौन बनते हैं? सम्राट हर्षवर्धन। और उन्होंने अब राजधानी कहाँ स्थापित करी है? कन्नौज। तो उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। और यहीं से कन्नौज फिर क्या का बन जाएगा? शक्ति का केंद्र बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, सबसे पहले जो शक्ति का केंद्र है वो कौन रहा है? हमेशा से पाटलिपुत्र रहा है। अगर मैं बात करूं, पाटलिपुत्र जो है उसकी स्थापना, आज का जो पटना है, ठीक, जो हमारा पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक, तो जो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है, ठीक, उसको किसने करा है? उसने उसको करा है हर्यक वंश के शासक ने। ठीक है, अच्छा, अब बाद में हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे पाटलिपुत्र ही शक्ति का क्या बनेगा? केंद्र। पाटलिपुत्र का आज का पटना है। मेरा पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, हैंग हो रहा है, ठीक है, तो पटना, ठीक, तो पटना ही पाटलिपुत्र है, वो शक्ति का केंद्र रहा है गुप्तों के समय तक। ठीक, गुप्तों के समय तक रहा है। धीरे धीरे अब शक्ति पाटलिपुत्र से हटकर कहाँ चली गई? कन्नौज में चली गई। ठीक, ये है कन्नौज। ठीक, पेन बहुत देर में काम कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि हर्ष तो क्या बन गए? शासक बन गए। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल आपको देख लेना है, 606 से 647 तक। ठीक, ये हर्ष का कार्यकाल है। अच्छा, हर्ष के समय में एक चीनी यात्री कौन आया है? ह्वेन सांग आया है, जिसके बारे में मैंने जिसके बारे में तो नहीं, नालंदा के बारे में वीडियो बनाई थी, तो उसके बारे में हमने कहा था कि भाई ह्वेन सांग कौन है? यात्रियों का राजकुमार है। ठीक, जो कहाँ का है? चीनी यात्री है। हर्ष के काल में आया। भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक रहा। उसकी पुस्तक कौन सी है? सीयू की है। तो उसने जो पुस्तक लिखी है वो सीयू की है। और उसे ही यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार, या मैं कहूँ ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के काल में आया। अच्छा, जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हैं 1.5 वर्षों तक, ठीक, लगभग 1.5 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन करा है, तो उस समय वहां का प्रचार कौन है? सीलभद्र है। अच्छा, हमने विश्वविद्यालय की एक वीडियो बना रखी है, फिर भी थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, बाकी और जानकारी के लिए आप उसको देख लेना। ठीक, तो जो हमने कहा जैसे ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो बनवाया है वो गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया है, जिसे बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया या तोड़ दिया। ठीक, तो बात कर रहे थे मैं हर्ष की, तो मैं कह रहा हूँ कि हर्ष को इसने किसने? ह्वेनसांग ने क्या कहा है? शिलादित्य कहा है। तो हर्ष को शिलादित्य किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा है। अच्छा, हर्ष की उपाधि क्या है? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, ठीक है, परमेश्वर, ऐसी उपाधि कौन धारण कर रहा है? हर्ष धारण कर रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हर्ष, तो हर्ष की जो उपलब्धियां हैं, या मैं कहूँगी हर्ष के जो साहित्य है उसकी बात कर लूं पहले। तो हर्ष के 3 नाटक माने जाते हैं, ठीक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नावल। ठीक, मतलब माना जाता है कि हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की है। ठीक, याद रखना, अच्छे है, इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, हाँ, ये 3 नाटक। अच्छा, हर्ष का जो दरबारी कवि वो बाण भट्ट है। ठीक, बाण भट्ट, हाँ, तो हर्ष का दरबारी कवि बाण भट्ट है। उसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। अच्छा, हर्षचरित में हर्ष की जीवनी का क्या है? वर्णन है। ठीक है, अच्छा, इसके दरबार में एक और कवि रहता है मयूर, जिसने किसकी रचना करी है? सूर्य शतक की रचना की है। तो हर्ष के तीनों नाटक, ठीक, प्रियदर्शिका, ठीक, रत्नावली और नागानंद, ये आपको याद रखना है। साथ में हम कह रहे हैं कि हर्ष का जो दरबारी कवि बाण भट्ट, उसने हर्षचरित की रचना की है, कादम्बरी की रचना की, ये दोनों रचनाएं संस्कृत में है। अच्छा, और साथ में सूर्य शतक, ठीक, ये है मयूर की। अच्छा, हर्ष धर्म का भी संरक्षक है भाई। तो उसके समय भारत में 2 धर्म सभाएं हुई। कहाँ हुई? कन्नौज में और प्रयाग में। तो कन्नौज और प्रयाग में 2 धर्म सभाएं किसने क्या करवाई? आयोजित करवाई। अच्छा खासा सवाल है यहाँ पर, ठीक है, कि प्रयाग में किसने धर्म सभाएं करवाई। और साथ में कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है कि किसने करवाई है?
हर्ष ने करवाई है। और इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने अच्छे रूप में, या मैं कहूँ कि खूब फला फूला। ठीक। अच्छा, बात करें कि मैंने कहा था कि इसकी चतुरंगिणी सेना है लेकिन फिर भी पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया। अच्छा, ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में देखने को मिलता है, मतलब ये लिखा हुआ है ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के। अब इसका सवाल कि ऐहोल प्रशस्ति है किसका, तो भाई पुलकेशिन द्वितीय का है, लेकिन उसका जो रचयिता है वो कौन है, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता है। और इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। अभी टाइम बदल चुका है, संस्कृत का चलन बढ़ गया है। ठीक। तो ये हर्ष की किताबें वगैरह आप अच्छे से देखना। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, कौन यात्री कौन है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने कहा एक हर्ष एक महान शासक है, ठीक, लेकिन उसके कोई पुत्र या संतान नहीं है, तो इतना बड़ा साम्राज्य वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक, हर्ष। अच्छा, जब हर्ष खाली मतलब यहाँ छोड़ के चला जाएगा, फिर हम कहेंगे कि अब उस कन्नौज पर कब्जे के लिए, या मेरे को कन्नौज पर अधिकार के लिए, इस कन्नौज पर अधिकार के लिए, अच्छा ये कन्नौज आज की यूपी में है, हाँ, जो उसकी राजधानी थी। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन शक्तियों में लगभग 200 साल तक क्या होगा, संघर्ष चलेगा। 200 साल तक संघर्ष चलेगा, उसको बोला जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक। अच्छा, हर्ष के बाद देखेंगे कि राजपूत काल या संधि काल आएगा, उसका वीडियो हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो उस समय के तीन राजपूत आपस में 200 साल तक लड़े, कभी कोई जीता कभी कोई जीता, ठीक है, जिसमें हम बात करें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक। तो ये तीन राजवंशों के बीच क्या होगा, लगभग 200 साल तक लड़ाई चलेगी। अगर हम बात करें कि शुरुआत किन किन राजाओं ने की है, तो बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज सबसे पहले इस लड़ाई में कूद गया। पाल वंश का सबसे पहले धर्मपाल, जिसने आपका कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया है, और साथ में राष्ट्रकूट का ध्रुव। ये तीनों शासक पहली पहली बार अपने इलाके से, अपने वंश से इस युद्ध में क्या हो गए, शामिल हो गए। और ये सब लड़ाई किस पर है, कन्नौज को लेकर। और माना जाता है कि आखिरकार फाइनली 200 साल में आखिरी बार गुर्जर प्रतिहारी क्या कर पाए, इस पर अधिकार कर पाए। अच्छा, फिर एक और सवाल है कि अगर हम बात करें कि जो आपका कन्नौज है, तो ये कन्नौज यूपी में है, ठीक, उत्तर भारत में है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर, मानते हैं गंगा है वहां पर। अब बात करें कि राष्ट्रकूट, अच्छा राष्ट्रकूट जो वंश है उसका जो इलाका वो साउथ का है, या मैं कहूँ दक्कन का है, ठीक, उसका इलाका दक्कन का है, महाराष्ट्र की तरफ का है, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि दक्कन की पहली शक्ति जो उत्तर भारत में, यहाँ पर मान लेते उत्तर भारत में अधिकार के लिए, या मैं कहूँ कि उत्तर भारत में कब्जा करने के लिए या हस्तक्षेप करने के लिए आई, तो ये पहली शक्ति है जो साउथ से नॉर्थ में क्या आई है, हस्तक्षेप करने आई है। तो ये भी एक सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा वंश है साउथ का या दक्कन का जिसने क्या करा, पहली बार उत्तर भारत में हस्तक्षेप किया। तो ये कौन सा है आपका, राष्ट्रकूट वंश। बहुत अच्छा सवाल आता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। तो दंतयुद्ध बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष ये किसके बाद है, ये है हर्ष के जाने के बाद। तो हर्ष बहुत अच्छा प्रश्न बनाता है। और बाकी इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे, जैसे पल्लव है, राजपूतों के ऊपर है, ठीक। तो लेकिन आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।